So this is question number 9 of your NCERT, question number 10 of your back exercises, in which it is given that naturally occurring bromine exists in two isotopic forms. Isotopic forms पता आपको कोई भी element different types के atoms में exist कर सकता है जिसमें neutrons के number different होते हैं. You can see the mass number is different, atomic number is same. मतलब एक ही type का element है but atoms में difference आ रहा है mass में because of the number of neutrons. तो दो टाइप के isotopes exist करते हैं in this percentage 49.7%, 50.3%. So the question is calculate the average atomic mass of bromine. ब्रोमीन का एवरेज एटॉमिक मास हमने फाइंड करना है. तो व्हाट वी नीड टू डू फॉर सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, आपने जो मास है एक पर्टिकुलर आइसोटोप का उसको मल्टीप्लाई कर, मतलब उसका जो परसेंटेज है उससे एग्जैक्ट हम निकालेंगे. किसी भी सब्सटेंस का अगर परसेंटेज दिया होता है आप उसका एग्जैक्ट वैल्यू जब निकालते हो तो यू राइट इट इन दिस फॉर्म. ठीक है, 49.7% साइन हटाते हो, 100 से डिवाइड करते हो और इसको जिस चीज की परसेंटेज है उसको उससे मल्टीप्लाई करोगे आप. तो इन दिस वे यू विल गेट द एग्जैक्ट मास ऑफ ब्रोमीन व्हिच इज प्रेजेंट इन नेचर. प्लस दूसरा आइसोटोप कितना है, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू mass of 79th isotope multiplied by its percentage divided by 100 और दूसरे वाले का मास है 81 multiplied by 50.3 divided by 100. ये दोनों जो परसेंटेज थे उसको आपने उनके एग्जैक्ट मासेस निकाल लिए और एवरेज एटॉमिक मास इसी से आपको कैलकुलेट करना है. ठीक है, नाउ व्हाट यू नीड टू डू, इनको जब मल्टीप्लाई करोगे बेटा यू विल गेट द वैल्यूज एज 3926.3. आप बाद में चेक कर लेना. प्लस सेकेंड जो वैल्यू आएगी दैट इज 4074.3. बोर्ड पे इतना रिफ्लेक्शन आ रहा है. 3926.3 and 4074.3 divided by 100. So in this way you can calculate it and it will come out to be 80.006 U. U में ही लिखना है आपने because this is the average atomic mass. ठीक है, तो when you solve all this quite simple, आपको दो isotopes के जो masses हैं वो percentage में given होते हैं और परसेंटेज को फिर आपने नॉर्मल जैसे परसेंटेज निकालते हैं. ठीक है, ये इसकी इतनी परसेंटेज है तो इसका कितना मास प्रेजेंट होगा दैट विल बी कैलकुलेटेड बाय दिस एंड प्लस परसेंटेज ऑफ दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस मास डिवाइडेड बाय 100. So this is how you can calculate average atomic mass which comes out to be 80.006 which is the relative atomic mass of bromine. और वो फ्रैक्शन में क्यों आता है, बिकॉज आइसोटोप्स आर एग्जिस्टिंग इन नेचर. तो जब उनकी परसेंटेज को हम कैलकुलेट करते हैं इन दिस मैनर तो इट कम्स आउट टू बी फ्रैक्शनल. तो एवरेज एटॉमिक मास, हाँ जी, मास नंबर फ्रैक्शनल नहीं होता, यूनिट नहीं होता मास नंबर का, नंबर का कोई यूनिट नहीं होता. मास है, मास की यूनिट है. हाँ जी, वो मासेस ही दिए होंगे एग्जैक्ट. जब यू लगा दैट मींस एटॉमिक मासेस आर गिवन. एवरेज आप मास का निकालोगे, मास नंबर का कोई एवरेज नहीं निकलता. मास नंबर तो दोनों आइसोटोप का अलग अलग हो गया ना, क्योंकि उसमें न्यूट्रॉन्स इतने हैं, उसका नंबर कैन नॉट बी टेकन एज एन एवरेज. एवरेज आपको मास का निकालना. नोट इट डाउन दिस क्वेश्चन. व्हाई नॉट, साथ साथ नोट करते हो. दो लाइंस नहीं थी इसमें. Who has not written? किसने नहीं लिखा बेटा, बता दो. Write it fast. Next question number 11.
क्वेश्चन नंबर 11 में बेटा आपको मासेस एवरेज एटॉमिक मास इज गिवन और आपको परसेंटेज निकालनी है दोनों आइसोटॉप्स की, X816 एंड X818 एंड एटॉमिक मास एवरेज इज 16.2. Average atomic mass of a species X is equal to 16.2 U और दो सैंपल्स जो हैं जिनके एटॉमिक मासेस हैं ये, एक है 8x16 एंड दूसरा है 8x18. इन दोनों मासेस का जो एवरेज एटॉमिक इन आइसोटॉप्स का एवरेज एटॉमिक मास जो है दैट इज 16.2 U. तो यू नीड टू फाइंड द परसेंटेज. मतलब आपको रिवर्स करना है, पहले परसेंटेज से आपने एवरेज एटॉमिक मास निकाला और सेकंड में आपको एवरेज एटॉमिक मास दिया हुआ है एंड यू नीड टू कैलकुलेट द परसेंटेजेस ऑफ दीज टू स्पीशीज. तो व्हाट वी नीड टू डू, हमने सेम यही चीज अप्लाई करनी है, बट अभी यहाँ पे हमें ये परसेंटेज जो है दैट इज नॉट नोन टू अस. तो एक की परसेंटेज x एज्यूम कर लो जैसे आप मैथ्स में करते हो. Let the percentage of 16 isotope be x. तो दूसरे की कितनी हो जाएगी, परसेंटेज का मतलब टोटल 100 होता है ना, तो सेकंड वाला हो जाएगा 100 minus x. तो दैट वी नीड टू assume here. उसके बाद सेम यही मेथड लगाओगे फॉर्मूला एवरेज एटॉमिक मास का. Let percentage of 8x16 be x. Okay, now if we have assumed it as x, so percentage of 8x18 b it will be equal to 100 minus x. अब एक x है तो दूसरी 100 minus x होगी. परसेंटेज का मतलब क्या है, 100 का कितना पार्ट है. दो ही चीजें हैं तो दोनों का सम जो होगा वो 100 होगा. तो एक को अगर हम x ले रहे हैं तो सेकंड वन वुड बी 100 minus x. फॉर्मूला लगाओ, एवरेज एटॉमिक मास is equal to 16th वाले आइसोटोप का हमने परसेंटेज लिया x, तो सेम उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करो डिवाइडेड बाय 100 प्लस दूसरा वाला स्पीशीज है 18 मास, 18 मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस x ओवर 100. और इसको हम एक साथ कलेक्टिवली लिख लेते हैं 16x प्लस 1800 माइनस 18x over 100. Collectively we can write it as average atomic mass is given as 16.2. So put the value of average atomic mass from the question statement में given है 16x plus 1800 minus 18x over 100 आपके पास आ गया. ये 100 हम इस साइड ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो इट विल बी 16.2 मल्टीप्लाइड बाय 100. तो ये पूरा मैंने एग्जैक्टली यहाँ 1620 लिख दिया. इतना तो सॉल्व कर सकते हो ना. 100 आप इधर लाओगे, इट विल बी multiplied with the 16.2 and it becomes 1620. 1620 is equal to 1800 minus 18x plus 16x. So it will be 1800 minus 2x 1620. अब देखो बेटा 2x इधर माइनस में, अब हम इसको शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, इट विल बी पॉजिटिव. तो 1800 माइनस 1620 इस तरफ ले आओ आप और इसको सब्ट्रैक्ट कर दो. तो 1800 माइनस 1620 180 और x की वैल्यू क्या आएगी 90. इट विल बी 180. तो 2x comes out to be 180. so x will be equal to 90. अब हमने x क्या assume किया बेटा, what we have assumed as x. Yes, x हमने percentage of x 816 bx किया था ना, तो now उसके बाद आप ये लिख देना hence percentage of 8x16 is 90% जो हमारी x की वैल्यू आई थी. and hence percentage of this is 100 minus x, तो इसको कर देंगे हम 100 minus 90 equal to 10. This is your answer. ठीक है. So in this way you can calculate
एज्यूम किया है उसकी वैल्यू x की वैल्यू हमें 90 आ गई, 2x 180 आया, x विल बी 90, तो दैट विल बी 90% which you have assumed as x, और दूसरा आ जाएगा 100 minus x, that is 100 minus 90, 10%. So these two isotopes of x exist in 90% and 10%. Can you identify what is this x by just looking at the atomic number? ऑक्सीजन, 8 एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन के। और एक बार फिर बता दो आपको बेटा, ये जो सिंबल कोई भी है इसके यहाँ पर जो नंबर लिखा होता है दैट इज द एटॉमिक नंबर विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। आपको एलिमेंट आइडेंटिफाई इसी नंबर से होगा, क्योंकि मास नंबर्स दो अलग अलग एलिमेंट्स के भी सेम हो सकते हैं एज इन द केस ऑफ आइसोबार्स। ठीक है, तो 8 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ये आपको तभी याद होंगे जब आपको कोशिश करोगे लर्न करने की कि 1 to 20 आपको बोला गया है, आपने उसी सीक्वेंस में लर्न करने विद एटॉमिक नंबर। कंपल्सरी आने चाहिए एटॉमिक नंबर, तो मास नंबर अगर कर सकते हो तो वेल एंड गुड, यू कैन नॉट डू तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, वहां न्यूमेरिकल में ही मास नंबर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, बट एटॉमिक नंबर तो आपको इन जनरल आने चाहिए फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। ठीक है, एनी डाउट इन दीज न्यूमेरिकल्स? नोट इट डाउन। The next question number 5 अब स्टार्ट करते हैं। What was that? Question number 5. Compare the proposed model of an atom which you have read. जितने भी मॉडल्स आपको इस क्लास में है इंट्रोड्यूस हुए हैं उन सबको हमने कंपेयर करना है, तो एक कंपैरिजन की टेबल में आपको सेंड कर दूंगी ग्रुप में। अदरवाइज हाउ वी कैन कंपेयर इज दैट थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग जो एटम है वो पूरा एक पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है। एक स्फीयर है, बॉल की तरह आप कंसीडर कर सकते हो, पूरा बॉल पॉजिटिव चार्ज का बना हुआ है और इसके बीच बीच में इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है। ठीक है, जस्ट लाइक वाटरमेलन, यू कैन सी वाटरमेलन में जितना रेड पोर्शन आप खाने में यूज करते हो उसको कंसीडर करो कि वो पॉजिटिव चार्ज है, और जहां उसके बीच में ब्लैक सीड्स होते हैं वो सीड्स की तरह इलेक्ट्रॉन बीच बीच में प्रेजेंट है। So in this way Thomson explained the structure of atom, but it could not explain this actual arrangement नहीं समझा पाया। और moreover इसके बाद जितने भी experiments हुए उसमें से सबसे important था रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। So this model could not explain the results of alpha scattering experiment, hence it discarded, इसको discard कर दिया। उसके बाद रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया था उसके अकॉर्डिंग न्यूक्लियस is present at the center of the atom around which electrons revolve in a circular orbit, but उसने इस ऑर्बिट को अच्छी तरह से डिफाइन नहीं किया था। मतलब उसने बोला कि कहीं पर भी ऑर्बिट हो सकते हैं, इस फॉर्मेट में भी हो सकता है, इस फॉर्मेट में भी हो सकता है। तो इन दैट वे he just defined that electrons are present around the nucleus and they revolve in a circular path. So according to modern physics you can say, when we apply this concept, जो उसने प्लैनेट्स वाला कंसेप्ट उठा के मॉडल पे लगाया था एटम पे, तो ड्यू टू दैट माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स और अगर चार्ज पार्टिकल है तो वो एक्सेलरेट होगा इस सर्कुलर पाथ में एंड इट विल गेट क्लोजर टुवर्ड्स न्यूक्लियस और फाइनली न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। तो ये स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि व्हाई एटम्स आर स्टेबल, इसका उसने आंसर उसके एक्सप्लेनेशन में नहीं था। तो बोहर एक्सप्लेन्ड दिस विद दिस मॉडल बाय एक्सप्लेनिंग दैट electrons revolve around this nucleus in fixed orbits, और ये जो fixed orbits है इनको उसने नेम दिया energy levels और shells, and whenever electrons are revolving in this fixed orbit they will never lose any energy. एनर्जी लूज करेंगे तो हायर से लोअर पे जंप करेंगे और एनर्जी गेन करेंगे देन दे विल जंप फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्बिटल। ठीक है, तो ओनली इलेक्ट्रॉनिक जंप्स आर पॉसिबल इन ऑर्बिट्स के बीच वाली जो स्पेस खाली देख रहे हो इसमें कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो अप्रोक्सीमेटली 0 है, एंड दिस वाज मैथमेटिकली कैलकुलेटेड बाय बोहर। तो ही फेयरली एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। तो तीनों में यही डिफरेंस है, तो इसको थोड़ा पॉइंट्स की फॉर्म में मैं लिख के आपको सेंड कर दूंगी ग्रुप में, यू कैन नोट डाउन दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट है समराइज द रूल्स फॉर राइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बेटा बुक पे मार्क कर लो क्वेश्चन, गिव मी एनसीईआरटी बुक।
For this, go on page number, rules as it is book में mention है, page number 49 page 4.3 paragraph, distribution of electron into different orbits of an atom was suggested by Bohr and Berry. तो उसमें 3 points है. First, maximum number of electron. Second है maximum number of electrons accommodated in outermost orbit is 8. और third, electrons are not accommodated in a given shell unless the inner shells are filled. तो पहले inner shells में electron जाएंगे, उसके बाद बाहर. तो ये तीनों points as it is पूरे लिखने, कुछ भी इसमें से delete नहीं करना. So that question I will not send in group. You can directly note down from the book. Question number 7. Define valency by taking examples of silicon and oxygen. Anyone who can define valency now? Valency is the combining capacity of an element and it is equal to the number of electrons lost or gained or shared. And आपको बताया थर्ड मेथड जिससे केमिकल बॉन्डिंग होती है, दैट इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो पूरी डेफिनेशन जो है, नंबर ऑफ इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, गेन और शेयर्ड बाय एन एलिमेंट. आई विल सेंड द आंसर इन ग्रुप, नो प्रॉब्लम, नोट करने की भी जरूरत नहीं है. एक्सप्लेन इट बाय टेकिंग एग्जांपल ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन. एनीवन? अभी आप लोग बोलना मतलब, आई विल आस्क समवन. बट आप सेकंड नंबर पे करण ना, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर याद है? कुछ याद किए एलिमेंट्स फर्स्ट 20? साइंस के लिए तो बॉदर ही नहीं करते, खुद कोशिश करोगे तभी. 9th की साइंस 8th जैसी नहीं है कि 4 क्वेश्चन पढ़ लिया और पेपर क्लियर हो जाएगा. एनीवन ऑफ यू ऑल, किसको आते हैं? यू नो बेटा? हाँ जी, सिलिकॉन बोलो. 14. गुड. सिंबल सिलिकॉन का सिंबल क्या है? एस अकेला. दिस इज सल्फर. Si is silicon. If you write only S तो सल्फर. Clear? तो सिलिकॉन has atomic number 14. हाँ जी. Anyone who can tell electronic configuration? KLM शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करोगे सिलिकॉन के लिए? सबसे पहले K शेल, आपको ये फिर भी एक बार रिमाइंडर दे देती हूँ. K शेल can have only 2 electrons. First 2 electron आपने इसमें फिल कर दिया. आपको 14 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने, जो एटॉमिक नंबर है उतने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है. फर्स्ट K शेल विल हैव 2. L शेल में कितने आ सकते हैं मैक्सिमम? 8. तो आप कितने बचे आपके पास? 4. तो राइट 4 है. मतलब मैक्सिमम 8 तक फिल कर सकते हो किसी भी आउटर मोस्ट शेल में. इसके अलावा इसमें 2 ही आएंगे. तो 2, 8, 4 इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. अब आपका काम क्या है? क्वेश्चन में पूछा गया वैलेंसी निकालनी. तो वैलेंसी निकालने के लिए आप लोग याद रखो बेटा, आपको लास्ट शेल जो चल रही है इसके बाद कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है ना. लास्ट शेल में ये जो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर आपने लिखे हैं इसको चेक करो. इफ इट इज 1, 2, 3 और 4, इनमें से कुछ भी है तो वो ही उसकी वैलेंसी होगी. तो वैलेंसी विल बी 4. बट इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन 4, 5, 6, 7, 8 है तो वैलेंसी 8 में से माइनस करके निकालनी है. तो 8 में से अगर ये 5 होता है, यहाँ पे 8 में से 5 माइनस करोगे 3 वैलेंसी. 6 के लिए 2 आ जाएगी, 7 के लिए 1, और अगर यहाँ 8 ही लिखा है देन वैलेंसी विल बी 0. वो होती है सिर्फ नोबल गैसेस के केस में. तो वैलेंसी ऑफ सिलिकॉन इज 4. नेक्स्ट कौन सा पूछा है? ऑक्सीजन. यस दिव्या, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8. वेरी गुड. कैन यू राइट कॉन्फिगरेशन? के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2 and L 6. Very good. Now can you tell valency? हाँ, 2 हमने कैसे निकाली? अब हमने अभी डिस्कस किया ना, 4 से ऊपर अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं then you need to subtract this number from 8, क्योंकि इनको स्टेबल होने के लिए 8 कंप्लीट करना पड़ता है. अपने आप को 8 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीटली फिल करना पड़ेगा लास्ट शेल को when atoms need to stabilize themselves. तो valency will be 8 minus 6 is equal to 2. Clear? Any doubt? दो ही मेथड है वैलेंसी के लिए, याद रख लो. अप टू 4 सेम नंबर, 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है लास्ट शेल में, जिसको हम कहते हैं वैलेंस शेल. वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स ही वैलेंसी डिसाइड करते हैं, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं है. क्योंकि एटम जब रिएक्ट करते हैं, कंबाइन होते हैं, लूज या गेनिंग जो भी होगी वो इसी शेल में होगी. अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स बहुत स्ट्रांगली
न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से हेल्ड होते हैं, तो दे आर नॉट लॉस्ट और गेन। वहां पर कुछ यहाँ गेनिंग की तो टेंडेंसी है ही नहीं, पहले कंप्लीटली फिल्ड है, और इसमें से लूज भी नहीं हो सकते। लूजिंग गेनिंग जो भी होगा, लास्ट शेल जिसमें अभी फिलिंग पूरी नहीं हुई है, जहां पॉसिबिलिटी है कि और इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं या वहां से इलेक्ट्रॉन्स बाहर जा सकते हैं, ठीक है, तो दैट विल टेक प्लेस ओनली इन दीज शेल्स। यस, हाँ जी, हाँ जी, कोई कंपाउंड भी नहीं, नो कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड इन नेचर बाय हीलियम, आर्गन, नियॉन एटसेट्रा। हायर क्लासेस में थोड़े से xenon के पढ़ोगे, वो भी क्योंकि बड़े साइज का एटम है तो कहीं ना कहीं कुछ रिएक्शंस हैं उसकी, क्योंकि सिर्फ ऑक्टेट कंसेप्ट ही नहीं होता केमिकल बॉन्डिंग का, दैट यू विल कम टू नो। अभी लोअर क्लासेस में हम आपको यही बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स अपने आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने के लिए एटम्स कंबाइन करते हैं, बट अदरवाइज सम अदर थ्योरीज आर आल्सो देयर फॉर केमिकल बॉन्डिंग, दैट यू विल कम टू नो इन हायर क्लासेस। अभी के लिए आपने यही समझना है, किसी भी नोबल गैस का कोई कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता, हीलियम, नियॉन, आर्गन का तो करता ही नहीं है, ठीक है। हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे तो और जो नोबल गैसेस है, एक है उसमें से xenon, Xe सिंबल है, इसके कुछ कंपाउंड्स नोन हैं नेचर में, बाकी किसी के नहीं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। 8, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। atomic number, mass number, isotopes and isobars। 4 टर्म्स है इंपॉर्टेंट चैप्टर में, वैसे ये चारों टर्म्स और इसके साथ एक वैलेंसी, ये 5 डेफिनेशंस आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का, मैंने अभी भी बताया, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एक एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं, दैट इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर व्हिच इज रिप्रेजेंटेड एज Z। इसका जो सिंबल है वो Z है। अगर किसी एलिमेंट के लिए Z की वैल्यू गिवन है, मतलब वो उसका एटॉमिक नंबर है। मास नंबर इट इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है, सम ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी कह सकते हो। न्यूक्लियॉन्स का मतलब है वो पार्टिकल्स जो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। एटम के न्यूक्लियस में 2 तरह के पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स उसके बाहर घूमते रहते हैं, अंदर नहीं, ठीक है। और ये दोनों ही पार्टिकल्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दे कैरी मास, मतलब उनका जो मास है वो 1 U के इक्वल होता है हर एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, तो उनके सम को हम मास नंबर कहते हैं। तो दिस इज द number of protons and neutrons which are present in the nucleus of an atom, it is equal to the sum, ठीक है। डेफिनेशन जो है वो मैं आपको करेक्टली भेज दूंगी लिख के ग्रुप में, अभी आप समझ लो। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय A and atomic number is represented by Z. Next is isotopes. Isotopes, can anyone tell? Yes, Pranav. Same elements which have same atomic number but different mass. स्टार्टिंग क्या किया आपने? सेम एलिमेंट। थोड़ा सा इसके आगे एक वर्ड और ऐड करना है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, क्योंकि डाल्टन ने क्या कहा था कि एक ही एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे। एलिमेंट क्या है? एक वर्ड है जो रिप्रेजेंट कर रहा है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, जिसमें जो स्पीशीज है या जो सब्सटेंस है उसके सारे एटम सेम होते हैं, मतलब एक ही टाइप के एटम्स का वो बना होता है। तो डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी में क्या कहा था कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे सब सेम होंगे। बट अब हमने नेचर में जब डिस्कवर हुए आइसोटॉप्स, तो क्या पता लगा कि एक ही एलिमेंट के एटम्स भी डिफरेंट हो सकते हैं, तो आपको एटम यहां लिखना जरूरी है, ठीक है। तो दीज आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास। मास नंबर उनका डिफरेंट होगा बट वो होंगे सेम ही एलिमेंट के एटम्स, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर, अब सेम एलिमेंट के एटम्स है, एटॉमिक नंबर विल बी सेम। तो अगर एटॉमिक नंबर वाला आप नहीं भी लिखते हो तो चलेगा, बट ये चीज नहीं लिखी तो आपका आंसर रॉन्ग। एटम्स ऑफ सिमिलर और सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर, और रीजन क्या है? न्यूट्रॉन्स अलग अलग होते हैं। एंड आइसोबार्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास। इसी को ऑपोजिट कर दो, यहाँ पे इसका ऑपोजिट लिख दो, यहाँ पे इसका ऑपोजिट लिख दो, तो आपकी डेफिनेशन हो जाएगी आइसोबार्स की।
atoms of different elements with same mass number. These are called isobars. वो अंडरस्टूड है ना, अगर एलिमेंट ही अलग हो गया तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाएगा. मैं वही बोलूं, एटॉमिक नंबर से ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे मास को डिस्कस करना है. वो एटॉमिक नंबर तो लिखना ही, मैं बोल रही हूँ एग्जैक्ट डेफिनेशन ये पूरी नहीं लिखी मैंने, बट जो मेन समझने वाली चीज है वो यही है. ठीक है, एटॉमिक नंबर यहाँ सेम होगा, यहाँ डिफरेंट होगा, बिकॉज हमने लिखा ही यही है. एक एलिमेंट चेंज हो गया अगर उसका एटॉमिक नंबर ही चेंज हो गया. मास नंबर चेंज होना एलिमेंट को डिफरेंशिएट नहीं करता. ओनली द एटॉमिक नंबर कैरेक्टराइजेस अ पर्टिकुलर एलिमेंट. ठीक है, जैसे आपका रोल नंबर है क्लास में फिक्स है ना, तो ऐसे ही एटम्स के एटॉमिक नंबर फिक्स है. एक एटॉमिक नंबर चेंज हो गया मतलब कोई और ही एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं. तभी आपको बोला जाता है अपने रोल नंबर सही से लिखा करो, क्योंकि एग्जाम में जब हम लोग को मार्क्स लगाने होते हैं हमारे पास रोल नंबर्स ही होते हैं ऑनलाइन. ठीक है, तो उसमें आपने अपना रोल नंबर रॉन्ग लिखा ना तो अगले पिछले किसी के भी नंबर वो लग सकते हैं. तो सेम अभी आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हर क्लास में चेंज होते रहते हैं, बट एलिमेंट्स के लिए ये थ्रू आउट फिक्स है पूरे वर्ल्ड में. जहां जहां पे भी केमिस्ट्री पढ़ी जा रही है, these elements, their names and symbols and their atomic numbers are fixed throughout. Okay? Excuse ma'am. Yes. Ma'am, what are radioactive isotopes? रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स, रेडियोएक्टिव कोई भी एलिमेंट, वो उस टाइप के एलिमेंट्स हैं या एटम्स हैं जो अपने में से हार्मफुल रेडिएशन, हार्मफुल नहीं भी आप कह सकते हो, हाई एनर्जी रेज एमिट करते हैं, जिनको हम रेडिएशंस कहते हैं. तो दीज काइंड ऑफ एलिमेंट्स आर नोन एज रेडियोएक्टिव, क्योंकि वो अपने आप अपने अंदर से रेडिएशंस एमिट करते रहेंगे और उनका सैंपल का जो वेट है वो धीरे धीरे कम होता रहता है बिकॉज ऑफ रिलीजिंग एनर्जी. इनको हम रेडियोएक्टिव कहते हैं. मैम वो रेडिएशंस एमिट क्यों करते हैं? उनके इसी तरह की स्ट्रक्चर होती है कि उनके न्यूक्लियस जो है वो मतलब एटम एज अ यू कैन से इतनी स्टेबिलिटी नहीं होती. जब स्टेबल नहीं होते तो अपने अंदर से सब एटॉमिक पार्टिकल्स ही लूज करते रहते हैं. इलेक्ट्रॉन्स या कई बार प्रोटॉन्स की फॉर्म में रेज निकल सकते हैं, अलग अलग फॉर्म में रेज एमिट करते हैं. न्यूट्रॉन्स आर ऑल्सो ट्रेवल्ड आउट इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन. जनरली न्यूट्रॉन्स वाली रेडिएशन एमिट होती है जब आप न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूरेनियम को यूज करते हो. तो हाई एनर्जी पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स ही रेज की फॉर्म में ट्रेवल करते हैं. तो ऐसे एटम स्टेबल नहीं होते, बहुत ज्यादा उनकी टेंडेंसी रहती है अपने आप को, अपने न्यूक्लियस को ब्रेक करके उसमें से न्यूट्रॉन्स को रेज की फॉर्म में एमिट कर देना. ठीक है, बट दे एग्जिस्ट इन नेचर, बट दे ऑलवेज कीप ऑन डिसइंटीग्रेटिंग, मतलब अपने अंदर से रेडिएशंस निकालते रहते हैं. रेडियम फर्स्ट था जिसकी डिस्कवरी की थी मैडम क्यूरी, साइंटिस्ट थे केमिस्ट्री की, उसने रेडियम डिस्कवर किया था, उसको नोबेल प्राइज भी मिला था. उससे रेडियो एक्टिविटी जो मतलब ये नेचर है एलिमेंट्स का वो लाइमलाइट हुआ था. दोनों लिख दिए ऑप्शन पे प्रेजेंट. Question number 9. Sodium has completely filled K and L shells. Explain. सोडियम आयन, यहाँ पर बात हो रही है कि सोडियम आयन जो है इसका K and L shell completely filled है. Can anyone explain this? आपको इसके लिए सबसे पहले सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है. सोडियम हैज एटॉमिक नंबर 11. 11 के लिए इसकी अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं KLM में, इट विल बी 281. एंड सोडियम आयन की अगर हम बात करें तो बेटा आयन कैसे बनते हैं, ईदर लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. और अगर पॉजिटिव चार्ज आया है इसका मतलब, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, प्रोटॉन्स ज्यादा है उस स्पीशीज के पास एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, तभी ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज है. ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे जिसने इसको अनस्टेबल किया हुआ, दैट विल बी लॉस्ट बाय दिस सोडियम आयन एंड दिस आयन विल एक्वायर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8. तो आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमेशा नोबल गैसेस जैसी हो जाएगी. इलेक्ट्रॉन जो है ये लूज कर देगा एंड नाउ इट विल हैव जस्ट 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट विल फॉर्म सोडियम आयन. तो क्वेश्चन इज, sodium ion has completely filled K and L shell. Why? Because it has lost that extra electron from M shell. अगर वहां पर 5 होता तो वो सोडियम नहीं ना होता, फिर वो होता फिर फास्फोरस, फिर वो 3 गेन करके कंप्लीट करता. उसके लिए ऐसे लिखा हुआ मिलेगा कि फॉस्फाइड आयन जो है, दिस इज कॉल्ड फॉस्फाइड आयन,
it has completely filled KLM shells. क्वेश्चन हर एक एलिमेंट के लिए अलग अलग बनेगा ना, बट किस याद रखो बेटा, कोई भी एलिमेंट जो आउटर शेल में अपने इलेक्ट्रॉन्स को सेटिस्फाई करने के लिए लूजिंग या गेनिंग कुछ भी कर रहा है, तो उसके बाद जो चार्ज उस पे आएगा, चार्ज आने के बाद उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने नेबरिंग नोबल गैस जैसी हो जाएगी। ठीक है, अगर हम सल्फाइड की बात करें तो ये 288, इसमें भी 288, मैग्नीशियम इफ यू वांट टू राइट 2 पॉजिटिव, तो इसकी मैग्नीशियम भी 282 होती है ना कॉन्फ़िगरेशन, ये 2 हटा दो तो इट विल एक्वायर दिस 28। मतलब जितने भी आयंस हैं अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो नोबल गैस जैसे ही होंगे, क्योंकि लूज कर चुके हैं जो फालतू इलेक्ट्रॉन्स थे उनके पास। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? So with this, these questions are over. Few MCQs are there from question number 14. 13 वाला पहले देख लो। Composition of nuclei of 2 atomic species X and Y are given as under. X और Y की composition book में given है। X के पास प्रोटॉन 6 है, न्यूट्रॉन्स भी 6 है, and Y has 6 protons with 8 neutrons. Give the mass number of X and Y. Last mass number बताना बेटा X का। हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं है क्लास में। How it comes out to be 12? Addition. मास नंबर की डेफिनेशन याद है? क्या चीज ऐड करते हैं? अगर अभी मैं इसमें एक चीज और ऐड कर दूं, प्रोटॉन 6, न्यूट्रॉन 6 एंड इलेक्ट्रॉन भी 6 है, देन व्हाट विल बी द मास नंबर? हाँ, और न्यूट्रॉन